हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत प्रशासकीय संबंधों के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने विधायी संबंधों के बारे में पढ़ा और आज का विषय है केंद्र राज्य संबंध, प्रशासकीय संबंध। केंद्र राज्य संबंध। प्रशासकीय दूसरा पॉइंट है प्रशासकीय संबंध। केंद्र राज्य संबंध में प्रशासकीय संबंध। विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक दिया गया है और प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक दिया गया है। प्रशासकीय संबंध होते क्या हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भारत जो राज्य है वह संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। जैसे कि कभी कभी तो ये लगता है कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है और यह कब परिलक्षित होता है? जब अनुच्छेद 352, 356, 360 का प्रयोग होता है। उस समय भारतीय संविधान एकात्मक रूप को धारण कर लेता है। सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य काल में भारत में संघीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है और हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था की तरह दोहरी शासन प्रणाली है। एक केंद्र में सरकार है, दूसरी राज्य में सरकार है। केंद्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है तो राज्य में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। तो जिस तरह से संविधान के अंतर्गत विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि केंद्र को किन किन विषय पर कानून बनाने हैं, राज्य को किन किन विषय पर कानून बनाने हैं, तो इस संदर्भ में 3 सूचियों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में कर दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का जो दायित्व है वह संघ सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का दायित्व किसको है? वह राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। जो इनमें नहीं है, यानी कि जो राज्य सूची में नहीं है, संघ सूची में नहीं है, किसी विषय में नहीं है, वह विषय अवशिष्ट मामले में आते हैं। अवशिष्ट विषय उसको कहते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को हो जाता है, संघ सरकार को हो जाता है। तो विधायी शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक किया गया। इसी तरह से प्रशासकीय संबंधों का बंटवारा भी किया गया है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। प्रशासकीय संबंधों के अंतर्गत राज्य को किन किन विषयों पर प्रशासन करना है, केंद्र को किन किन विषयों पर प्रशासन करना है, इन सभी प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो जैसे कि अनुच्छेद 256 में राज्यों को और संघ को बाध्यता प्रदान कर दी गई है। यानी कि राज्यों को, राज्य जो है वह अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं, कानूनों पर प्रशासन कर सकते हैं। संघीय सरकार अपने क्षेत्र में, अपने यानी कि संघ क्षेत्रों में कानून का प्रशासन कर सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार जो है या संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों को निर्देश दे सकती है। यानी कि राज्यों को कानून का पालन करने के लिए निर्देश दे सकती है। जो संसदीय कानून है उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी कि 257 जो है राज्य सरकार को निर्देश देती है। यदि निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 356 के आधार पर उन सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसी तरह से अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग करना होगा। यानी कि जो कि संघ सरकार सशस्त्र बल की तैनाती करता है या अन्य
पुलिस बलों की, अन्य बलों की तैनाती करता है, उसमें राज्य सरकार को सहयोग करना होगा। अनुच्छेद 258 यह कहता है, अनुच्छेद 258 यह कहता है, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि के बारे में संघ की शक्ति दी गई है। यानी कि संघ की शक्ति दी गई है, संघ की शक्ति दी गई है। किसको? यानी कि संघ को यह पावर है कि वह संघ को यह पावर है कि वह राज्य सरकार को कुछ विषय प्रदान कर सकते हैं, कुछ शक्तियां प्रदान कर सकते हैं कि राज्य सरकार इन विषयों पर प्रशासन करे, राज्य सरकार इस विषयों पर प्रशासन करे। जैसे कहने का तात्पर्य है, अनुच्छेद 258 में यह प्रावधान वर्णित है कि संघ सरकार कुछ विषयों को राज्य सरकार को सौंप सकता है। यानी कि जो संघ सरकार के कृत्य हैं, जो संघ सरकार के कार्य हैं, वह कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है, कुछ शर्तों के अधीन या बिना शर्तों के अधीन। और राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह संघ सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को या सौंपे गए दायित्वों को वह पूरा करे। इसी तरह से 258 में यह प्रावधान किया गया है, राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी कि राज्य सरकार को यह कुछ कर्तव्य सौंपे गए, राज्य सरकार का यह दायित्व है, यह राज्य सरकार कुछ शक्तियों का, यानी कि जो राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हों, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहां तक होता है, उन विस्तार तक कुछ विषयों को या कुछ भागों को वह संघ सरकार को सौंप सकते हैं और संघ सरकार उन विषयों का प्रशासन स्वयं कर सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 258 के अंतर्गत संघ और राज्य को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ शक्तियां प्रदान किया गया है। और जब संघ सरकार अपने कुछ कार्यों को राज्यों को सौंपती है, तो जितने भी आने वाले व्यय हैं, यानी कि उसके प्रशासन में जितने भी आने वाले व्यय हैं, सबकी भरपाई या खर्चे वह स्वयं वहन करती है। यानी कि राज्य जो संघ सरकार है वह राज्यों को खर्चा देती है, वह प्रशासन उस विषय पर प्रशासन करने के लिए या उस विषय का कृत्यों का निर्वहन करने के लिए। अनुच्छेद 259 में यह प्रावधान है कि जो पहली अनुसूची के भाग बी है, उसमें राज्यों में सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी। हालांकि ये निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 259 राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 260। अनुच्छेद 260 यह है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता होगी। यानी कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता होगी। यानी कि संघ जो है, संघ सरकार भारत के बाहर के राज्यों को भी उस विषय का प्रशासन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 261 के अधीन यह प्रावधान है कि संघ सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्यों को या अब न्यायिक अभिलेखों को या न्यायिक कार्यवाहियों को, इन सब को समान मान्यता दी जाएगी। यानी कि संघ सरकार के जो निर्णय हैं या जो संघीय न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, राज्य की न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, उनके जो अभिलेख हैं, उनके जो कार्यवाहियां हैं, सबको सम्मान दिया जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा। यानी कि सबको समान स्तर पर लागू किया जा सकता है, यह एक दूसरे की अवमानना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों या घाटों या जलाशयों के विवादों के संबंध में है। 262 के संबंध में, यह नदियों के संबंध में है। इसको मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा 262 में है क्या। 263 में, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय
परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों का एक परिषद होगी जिसको अंतर्राज्यीय परिषद का रूप दिया गया है, और इस अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री 6 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को नामित करेंगे, और विभिन्न राज्यों के जो आपसी विवाद होंगे उन सभी आपसी विवादों का निपटारा इन समितियों के द्वारा किया जाएगा। ये एक सलाहकार बॉडी होगी। तो जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, उसका विभाजन हम 2 आधार पे करते हैं। प्रशासकीय संबंधों का विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला आधार है कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध हैं। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध हैं। कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिस उपबंधों के अधीन संघ सरकार के राज्यों के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किया गया है। दूसरा है राज्यों में परस्पर समन्वयकारी उपबंध है। राज्यों में परस्पर समन्वयकारी उपबंध है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध कौन कौन से हैं? जैसे कि अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 256 है, अनुच्छेद 256 है, जो कि 256 से 263 तक है। 256 में यह कहा गया है कि केंद्र कानूनों को पालन कराने के लिए निर्देश दे सकती है। केंद्र कानूनों को पालन कराने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। यानी कि जो संघीय सरकार या जो हमारी संसद है समय समय पर कानून बनाती है, उस कानूनों को पालन कराने के लिए राज्यों को वह दिशा निर्देश दे सकती है, और राज्य इन दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यानी कि राज्यों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 257 में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। यानी जो ये राज्य सरकार है, राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका है, यानी कि संघ कार्यपालिका, ये 2 है। संघ कार्यपालिका के अधीन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। राज्य कार्यपालिका के अधीन कौन होते हैं? ये राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। संघ कार्यपालिका के अधीन ये पीएम है और मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति भी है। ये संघ की कार्यपालिका है, यह राज्य की कार्यपालिका है। तो अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का इंटरफियर न हो। यानी कि राज्य सरकारें अपनी अपनी कार्य करते रहें, लेकिन जो संघ के कार्य हैं या जो संघ के कानून हैं, संघ के विषय हैं, उनमें कोई इंटरफियर न हो। जैसे कि सैनिक महत्व के विषय हैं, सुरक्षा संबंधी विषय हैं, इन विषयों पर जो अधिकार होगा, यानी कि जो आर्म फोर्स हैं और जो सिक्योरिटी है, इनका दायित्व किसका है? केंद्र का है, संघ का है। ये सैनिक संबंधी या सुरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व पूर्ण रूप से संघ का है, और संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों की सुरक्षा करे
और राज्यों का भी यह कर्तव्य बनता है कि संघ के कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफियर न करें। इसी तरह से हम 339 को देख सकते हैं, अनुच्छेद 339 को देख सकते हैं। अनुच्छेद 339 में क्या है, यानी कि जो संघ सरकार है वह योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। यानी कि यह योजना बनाने, राज्यों के लिए योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दे सकता है। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, यानी कि एसटी के संदर्भ में। यदि एसटी किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है तो केंद्र सरकार या संघ सरकार उसके लिए अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में उनके लिए, यानी कि एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना बनाने के लिए या फिर उनको क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दे सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 350 यह कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी भाषाई अल्पसंख्यक, भाषा के आधार पर जिनको माइनॉरिटी कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रयास करेगा और प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक, जिस तरह से मदरसों में हम देखते हैं कि उनकी प्राथमिक शिक्षा जो होती है उर्दू और उर्दू में ही कराई जाती है प्राथमिक शिक्षा उनकी। इसी तरह से जो भी भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हैं उनकी जो मातृभाषा है तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के द्वारा ही कराई जा सकती है, यानी कि मातृभाषा में शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह से अनुच्छेद 351 में यह उपबंध है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, विकास के लिए संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए वह निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 353 हम जानते ही कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। यह क्या प्रावधान है? ये आपातकाल का प्रावधान है, यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि 353 में यह कहा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा जब होती है तो उस उद्घोषणा में संघ राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वह अपने कृत्यों का किस प्रकार निर्वहन करें। यानी कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देती रहती है। अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, यानी कि केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि राज्यों की सरकार संविधान के अकॉर्डिंग चलाई जाए। और यदि राज्यों की सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाई जा रही है तो 356 का प्रयोग हो सकता है। 356 का राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता का प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से केंद्र सरकार अनुच्छेद 360 के तहत राज्यों को, अनुच्छेद 360 क्या है? यह वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकती है कि अपने अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती करें। कटौती करने का निर्देश दे सकती है। यहां तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है अनुच्छेद 360 के तहत। अब देखिए ये जो है अनुच्छेद 339 से लेके 360, यानी कि 339, 350, 351, 353, 355, 360,
इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये जो प्रशासकीय संबंध है स्पेशली 256 से 263 तक किए गए हैं। 256, 257 मैंने आपको बता दिया है। अब 258 में देखिए, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 में यह कहा गया है कि संघ सरकार राज्य सरकारों को संघीकृत सौंप सकते हैं और राज्यों को इसका पालन करना होगा। अनुच्छेद 258 क्या कहता है, इसको मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें दो प्रावधान है। 258 में एक है कि संघ सरकार अपने कुछ कृत्यों को राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, और दूसरा राज्य सरकार अपने कुछ कृत्यों को संघ सरकार को सौंप सकते हैं। यानी कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने कुछ कृत्यों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं, लेकिन जो संघ सरकार जो अपनी कृत्यों को सौंपती है तो उसकी खर्चे की भरपाई भी करती है। इसके अलावा कुछ संघ सरकार को कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत पूरे भारत राज्य के लिए कुछ प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, यह अनुच्छेद 312 क्या है, यह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का दायित्व राज्यसभा को सौंपा गया है, और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और यह नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन करती है तो यह संघ और राज्य दोनों के लिए कर सकती है, जैसे कि IAS, IPS, IRS वगैरह वगैरह जो संघ के अधिकारी होते हैं, वो राज्य के भी अधिकारी, उनकी सेवाएं कहाँ ली जाती है, राज्य की ली जाती है। जैसे कि DM जो है वह अखिल भारतीय सेवाएं IS, DM क्या है, एक IS होता है, वह सेवा कहाँ करता है, राज्य में करता है, किसी जिले में करता है, किसी जिले का अधिकारी होता है, यानी कि जिलाधीश जिसको हम कहते हैं, या DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं उसको, तो वह राज्य के अधीन रहता है। यानी कि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, संघ सरकार के द्वारा तो होती है, लेकिन उसकी वह किसके अधीन कार्य करता है, राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। यानी कि अखिल भारतीय UPSC के माध्यम से वो आते हैं, लेकिन संघ राज्य सरकारों के अधीन वह कार्य करते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत जो संघ सरकार है राज्य सरकार को अनुदान दे सकते हैं, ग्रांट दे सकते हैं, यानी कि ग्रांट दे सकते हैं। संघ सरकार जो राज्य सरकारों को अनुदान दे सकते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके आवश्यकता के अनुसार वह अनुदान दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बजट में प्रावधान किया जाता है, वार्षिक आय व्यय विवरण जो बजट होता है, बजट में प्रावधान किया जाता है, तो राज्यों को भी कुछ उसमें दिया जाता है, और समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कुछ विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए अनुदान दिया जाता रहा है। तो ये है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, यानी कि इन उपबंधों के अधीन, इन अनुच्छेदों के अधीन संघ सरकार राज्य सरकारों के ऊपर क्या करते हैं, यह नियंत्रण स्थापित करते हैं। राज्यों में परस्पर समन्वयकारी कार्य, राज्यों में यानी कुछ ऐसे उपबंध है जैसे कि कुछ राज्य मिलकर आपस में समन्वयकारी कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 261 क्या कहता है, अनुच्छेद 261 यह कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा न्यायिक निर्णयों को भी मान्यता प्रदान की जाएगी। यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार जो भी सार्वजनिक एक्टिविटी करते हैं, या उनके जो भी रिकॉर्ड होते हैं, या न्यायिक क्षेत्रों में जो भी कार्रवाइयां होती हैं, उनको पूरे भारत क्षेत्र में पूरी विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, चाहे वह संघ सरकार की हो, चाहे वह राज्य सरकार की हो। अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 के अधीन राज्यों के बीच, यानी कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो नदी बहती है, जो घाटियां हैं,
ऐसी घाटियां जो दो राज्यों के बीच हैं या जो जलाशय हैं जो दोनों राज्यों की सीमाओं में पड़ते हैं, आदि से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन सभी विवादों का निस्तारण किसके द्वारा किया जाएगा? संघ सरकार और राज्य सरकार के आपस में मेल जोल के द्वारा किया जाएगा। और इसी अनुच्छेद के तहत यानी कि नदियों, जैसे कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुत लंबा चला मामला कावेरी जल विवाद है, तो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जो है या जलाशयों के बंटवारे के लेकर है, इनके संबंध में एक जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम स्थापित किया गया 1956 में। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया गया जो कि जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच से होकर बहने वाली जो नदियां हैं उनसे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वह विवाद सुलझाया जाता है। 1956 में ही नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया। 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में ही बनाया गया। तो इसके तहत अनुच्छेद 262 के तहत जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, नदियों को बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। और 262 के बाद 263 जो आता है, यानी कि ये सब क्या करेंगे? विभिन्न राज्य मिलकर करेंगे। जिनके बीच मैटर होगा, सारे राज्य मिलकर आपस में समन्वय का कार्य करेंगे। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का सुझाव दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का सुझाव दिया गया है। परिषद का गठन का सुझाव दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। और यह अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होगा यह किसके द्वारा होगा? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और बाकी सभी मुख्यमंत्री होंगे, सीएम होंगे। बाकी जो होंगे सभी राज्यों के सीएम होंगे। इनको मिलाकर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में किया गया। 1990 में किया गया। मई 1990 में किया गया, जब वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनकी अध्यक्षता में इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और पहली बैठक जो होती है 10 अक्टूबर 1990 को होती है पहली बैठक। इसकी पहली बैठक होती है। तो इस तरह से 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और इसका कार्य क्या होता है? विभिन्न राज्यों के बीच जो विभिन्न मामले हैं, सभी मामलों का निस्तारण करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनमें परस्पर तनाव ही बना रहता है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक मैटर को लेकर, मामलों को लेकर काफी उसमें विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच आपस का जो है झगड़ा, जो है लड़ाई है, चलती रहती है। ये चलती कब है? जब केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती है और राज्य में जब किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती है। जैसे कि केंद्र में यदि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, यदि उसी पार्टी की सरकार राज्यों में भी है, तब तो उनमें काफी तालमेल रहेगा, समन्वय रहेगा। लेकिन जब राज्य में, जैसे कि पिछली बार हम देखते हैं कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी। उस समय 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार बनी थी, यानी कि सपा की सरकार बनी थी। तो उनका जो मैटर रहा है काफी तनावपूर्ण रहा है। यानी कि 2014 से लेकर 17 तक अखिलेश सरकार हमेशा आरोप लगाती रहती थी मोदी सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर हमेशा आरोप लगाती रहती थी कि ये फंड नहीं दे रहे हैं, अनुदान नहीं दे रहे हैं, हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो
तो इस तरह से यह दौर जो शुरू होता है 1967 के बाद शुरू होता है, 1967 के बाद शुरू होता है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के समय से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सभी राज्यों में करीब करीब कांग्रेस की ही सरकार रही, अधिकांश राज्यों में कांग्रेसी गवर्नमेंट ही रही है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच उतना विवाद उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन 1967 से 1964 में जब ये एक्सपायर कर जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद 1967 से केंद्र और राज्यों के बीच काफी खींचातानी शुरू हो जाती है। इस संबंध में सरकार के द्वारा समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य संबंधों के सुधार करने के लिए विभिन्न आयोग गठित किए जाते रहे हैं। यानी कि 1966 से यह सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है। 1966 में पहला आयोग गठित किया गया केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर, उसको हम कहते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में यह गठित किया गया और 1969 में यह अपना रिपोर्ट देती है। और इसी के अधीन यही प्रशासनिक सुधार आयोग ने एमसी सीतलवाड़ समिति का गठन किया 1966 में। इसको हम एमसी सीतलवाड़ समिति 1966 में, यानी कि यह प्रशासनिक सुधार आयोग ने एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जो केंद्र और राज्य के बीच जो तनातनी है, जो विवाद है, उन केंद्र और राज्य के संबंधों पर सुझाव देने के लिए 1966 में इनकी एक कमेटी गठित की जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरी कमेटी होती है वह होती है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का गठन जो होता है वह 22 सितंबर 1969 को किया जाता है। 22 सितंबर 1969 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। और राजमन्नार समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए और राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए इत्यादि विभिन्न सुझाव दिया इसने राजमन्नार समिति ने। 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया जाता है। फिर उसके पश्चात भगवान सहाय समिति का गठन किया जाता है 1971 में। और फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, यानी कि फिर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाता है 1977 में। केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह उल्लेख किया था कि चूंकि पश्चिम बंगाल जो है यह शुरू से ही विवादित रहा है, तो इसमें यह हमेशा मांग उठती रही है कि राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाए, केंद्र का हस्तक्षेप कम से कम हो। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पंजाब सरकार ने भी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1977 में पारित किया। तो जब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हो जाता है 1977 में, तो ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार की कमेटी गठित होती है। फिर इन्हीं दोनों को लेके एक और कमेटी गठित की जाती है, जिसको हम कहते हैं सरकारिया आयोग।
1983 में गठित किया जाता है। सरकारी आयोग का गठन कब होता है? 24 मार्च 1983 को होता है। 24 मार्च को होता है। 24 मार्च को होता है। और जब राजमन्नार सरकारी आयोग का गठन 1983 में होता है। 1983 के पश्चात 2007 में एक और कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम कहते हैं पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन किया जाता है 27 अप्रैल 2007 को। 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग का गठन किया जाता है। इसमें जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है और पुंछी आयोग ने एक बहुत विस्तृत सुझाव दिए केंद्र और राज्य संबंध को लेकर। तो समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हैं या तनाव है उनको दूर करने के लिए विभिन्न कमेटियां गठित की जाती रही हैं और इन कमेटियों ने सरकार को सुझाव भी देते रहे हैं। सरकार इन सुझावों को कुछ मानती भी रही है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इन्हीं सुझावों के आधार पर किया गया। आज मैं आप लोगों को प्रशासनिक संबंधों से अवगत कराया। मेरा अगला वीडियो होगा वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों पर वित्तीय संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।